नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बिलासपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जग्गी हत्याकांड मामले के दोषियों की अपील को खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने। 27 दोषियों की अपील को खारिज किया। उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है उसमें बताया जा रहा है कि ये सजा बरकरार रहेगी। 27 दोषियों की अपील को खारिज किया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जोगी भी शामिल हैं और अजीत जोगी समेत उनके बेटे अमित जोगी और कई अन्य आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने 27 दोषियों की अपील को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और व्यापारी की हत्या का यह मामला। बात करेंगे, युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, अभी क्या कुछ इसमें ताजा अपडेट मिल पाया मामले में, क्योंकि 27 आरोपियों में कुछ तो अब इस दुनिया में हैं भी नहीं। देखिए, एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। निचली अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे लेकर के हाई कोर्ट में अपील किया गया था आरोपियों की ओर से। और अब उस फैसले को बरकरार रखते हुए सभी जो 29 आरोपी हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और ये 2003 का ये पूरा मामला था। छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी बड़ी राजनीतिक हत्या क्रम थी जिसे लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई थी। राजनीतिक हलचल जो महकमे में भी काफ़ी हलचल हुई थी और लंबी लड़ाई जो सतीश जग्गी परिवार है, रामावतार जग्गी के जो परिवार हैं, उन्होंने 21 साल का ये लंबा सफ़र का जो अदालत में जो न्याय की लड़ाई उसने लड़ी है। और अभी जब हमारी सतीश जग्गी से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि अब फैसला आने के बाद उनके परिवार वालों को डर है कि कहीं, चूँकि शूटर भी बाहर के आए थे, जो चिमन सिंह था शूटर, उनके और मध्य प्रदेश के भी कुछ लोग आए हुए थे, तो ऐसे में उन पर, उनके और उनके परिवार पर जान की खतरा अभी भी है। तो उसको लेकर के उन्होंने राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग भी की है। तो एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में जो आरोपी हैं, हो सकते हैं आने वाले वक्त पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और ये जो न्यायालयीन प्रक्रिया है एक बार फिर चलेगी। उसके ये कहा जा सकता है कि सतीश जग्गी ने इस पूरे घटनाक्रम में और इस जो फैसले को लेकर के उन्होंने कहा है कि फैसले से उनके परिवार वाले खुश तो हैं, लेकिन सुरक्षा पर उन्होंने कहा है कि उनके परिवार वालों को सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। और इंदौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक सिरफिरे आशिक ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी, फिर उसके साथ मौजूद लड़के को गोली मारी और फिर कॉलेज में घुसकर खुद को भी गोली मार ली। खंडवा रोड स्वामीनारायण मंदिर के पास की यह घटना बताई जा रही है। तीनों की मौत हो चुकी है और आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, जहां गोलीकांड मामले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर से दिल दहला देने वाला यह पूरा मामला, जहां एक युवक ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी, फिर युवती के साथ मौजूद एक युवक को गोली मारी और फिर कॉलेज में घुसकर खुदकुशी कर ली। खंडवा रोड स्वामीनारायण मंदिर के पास की ये घटना, जिसमें तीनों की मौत की जानकारी मिली है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में इनमें आपस में बात हुई और बात के क्रम में जो हत्यारा है अभिषेक यादव, उसने तत्काल गन निकाली जो उसने अपने पैंट जीन्स में रखी थी और उसने दोनों स्नेहा जाट और उसके भाई दीपक जाट पर गोली चलाई। दोनों की ही स्पॉट पर डेथ हो गई थी। उसके बाद जो हत्यारा है अभिषेक यादव, वो यहाँ से भाग के गया और ओरिएंटल कॉलेज में उसने खुद को गोली मार ली। देखिए, प्रथम दृष्टया जो अभी हमारी पुलिस टीम है, वरिष्ठ अधिकारी है, उनने जो मृतिका के पिता से बात की है, वो एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। और भी हम उसके तह तक जाएंगे कि और क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा जिसमें अभिषेक यादव ने ये घटनाक्रम किया है। जो भी लोग इसमें और संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
हाँ, ये एक्चुअली 2-2.5 घंटे लगभग आधे घंटे आपस में बात किए हैं। जो मंदिर के पुजारी है उन्होंने बताया है कि आधे घंटे इन लोगों ने आपस में बात की है और बात करने के बाद जब ये जाने लगे हैं उसी समय ये घटनाक्रम हुआ। देखिए, शिकायत की होगी तो निश्चित तौर पे हम उसको देखेंगे। जो भी लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हाँ, तीनों की मृत्यु होगी। ये लगभग जो है वो 4-5 राउंड यहाँ पर मिले हैं। 4 राउंड जो है वो इम्पेटस कार्टेज है और एक जो है वो मिस फायर है। तो लगभग 5 राउंड यहाँ पर चले हैं और वहां पर भी उसने खुद को गन डाउन किया है, सुसाइड किया है। तो लगभग 2 राउंड वहां भी संभवतः चले हैं। अभी मैं सीन ऑफ क्राइम को देखूंगा तो फिर क्लियर बताने की स्थिति में रहूंगा। देखिए, अभी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो रहने वाला रहती सीहोर का रहने वाला है और उसकी क्या प्रोफाइल है ये जल्दी हम आपको बताएंगे। ये तीनों स्टूडेंट हैं। बच्ची जो है वो महाराजा कॉलेज में पढ़ती है। बच्चा जो है उसके मौसी का लड़का है दीपक जाट, जो कि यहाँ पर ओरिएंटल कॉलेज में इंजीनियरिंग 2nd ईयर का स्टूडेंट है। और जो दीपक है, जो अभिषेक यादव है, जो हत्यारा है, वो रहती सीहोर जिले का रहने वाला है। तो ये पता करना है कि वो यहाँ पे पढ़ रहा था या किसी काम के उद्देश्य से यहाँ रह रहा था। ये अभी हम जैसे ही उसके घर से संपर्क करेंगे या उसके मोबाइल से हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपसे शेयर करेंगे। इसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। 2 की अभिषेक यादव ने हत्या की है। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद लगभग 150-200 मीटर दूरी पे वो जाकर ओरिएंटल कॉलेज में खुद को गोली मार ली है। आर्यन कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज का। तो इंदौर में दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स ने एक तरफा प्यार में गोली मारकर एक लड़का और एक लड़की की हत्या कर दी। पुलिस, जिन्हें आपस में भाई बहन बता रही है, और यहां इस हत्याकांड में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही थी। लड़की के परिवार वालों से पुलिस कर्मचारियों ने बातचीत की है और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। और अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, जिस पर कि पुलिस अधिकारियों का भी ये कहना है कि प्रथम दृष्टया जो ये पूरा घटनाक्रम है, इसे देखकर स्पष्ट है कि प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, कब की ये घटना है? क्या कुछ डिटेल्स और मिल पा रही है इससे जुड़ी हुई? देखिए, ये जो घटना है लगभग 1.5 से 2 घंटे हुए इस पूरे घटना को, और आज सुबह से ही जिनकी हत्या हुई उनका नाम स्नेहा है। वो अपने मौसे के जो बेटे हैं, मतलब अपने चचेरे भाई दीपक के साथ यहाँ पर आई थी। उनका नाम स्नेहा जाट है, उनके भाई का नाम दीपक जाट है। वो यहाँ मंदिर में ठीक पीछे, अगर आप तस्वीर में दिखाना चाहूंगा आपको कि वहाँ इस मंदिर पर वो आई थी। देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त में। ये अंदर की ओर, जहाँ इस वक्त अगर आप ये व्हाइट जहाँ पे गाड़ी खड़ी उसके पास में वो व्हाइट मार्क जो किया गया, वहीं पर उनकी गाड़ी भी नीचे पड़ी हुई थी। वो आती है यहाँ पर अपने भाई के साथ में अभिषेक यादव से बात करती है। ये अभिषेक यादव वही शख्स है कि जिसने एक तरफा प्यार में स्नेहा और दीपक को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद मंदिर से निकल के कुछ दूर एक अरिहंत कॉलेज है, अरिहंत कॉलेज के परिसर में अंदर घुसता है। वहां पर लोगों से पानी पीने के लिए मांगता है। उसका पानी पीने के बाद खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देता है। यानी पहले 2 हत्या की और 2 हत्या के बाद में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। ये तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौके मौजूद हैं। लगभग 2 से 2.5 घंटे तक आज यहाँ तीनों के बीच में बात हुई, और 2.5 घंटे की बात होने के बाद में अचानक सबसे यादव पिस्टल निकालकर और सीधा दोनों को गोली मार देते हैं, और मारने के बाद में खुद जाकर अरिहंत कॉलेज में अपनी जान दे दिया। सीहोर के रहने वाले हैं, लेकिन स्नेहा जाट जिनकी मौत हुई है, जो दीपक है, वो इंदौर के रहने वाले। और जो आरोपी रहे जिसने खुद को गोली मार के जान दे दी है, उसका नाम अभिषेक यादव, वो सीहोर जिले का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो लड़की के माता पिता है, जो परिवार के लोग हैं, वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। और इस वक्त जो काफी देखा जाए तो इस पूरे
मामले को लेकर अफरा तफरी भी मची हुई थी, क्योंकि उस वक्त गोली मारने के बाद वो जब लोगों ने आवाज दिया तो वो बाहर निकलने के बाद उसके हाथ में बंदूक थी। वो बंदूक दिखाते हुए सीधा अरिहंत कॉलेज गए और अरिहंत कॉलेज जाकर उसने खुद को पानी पीने के बाद गोली मार ली। तीनों लोगों की मौत हो चुकी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो है इस वक्त मौके मौजूद है, तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। अब हर एक एंगल से जांच की जा रही है। अभी तक बड़ी जानकारी सामने आई, क्योंकि जो स्नेहा उनके परिवार के लोगों ने बताया कि लंबे समय से परेशान कर रहा था और लंबे समय से परेशान करने की वजह से उन्होंने कई बार थाने में इसकी शिकायत भी की थी। हम एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो है अमित सिंह सर, उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं और तमाम आला अधिकारी यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं जो पूरी मामले की छानबीन कर रहे हैं, और चलिए इनसे बात भी करेंगे। हॉस्पिटल में है, ट्रॉमा सेंटर में उनको भेज दिया गया है और अभी मैं भी वहां जा रहा हूं और उनके परिवार देखिए अभी सिर्फ कयासबाजी की जा सकती है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग था, जो ज्यादा चांसेस है जो एज फैक्टर को देखते हुए, जो इनकी उम्र है 22 साल 23 साल की जो उम्र है, इससे ये हम कयासबाजी कर रहे हैं कि ये एक तरफा प्रेम प्रसंग का है। ये क्या होगा जब तक हम प्रत्यक्षदर्शी और जो इनके परिजन है उनसे बात नहीं करेंगे तब तक बहुत स्पष्ट नहीं होगा। पढ़ाई कहाँ पे कर रहा था यहाँ पे? अभिषेक जो है, अभिषेक यादव इसकी पढ़ाई कहाँ कर रहा था इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वो रहने वाला रहती सीहोर का है, तो संभवतः या तो वो पढ़ने के लिए आया होगा या फिर किसी और काम से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आया। स्नेहा और दीपक यहाँ पर आए तो क्या पहले से कुछ था कि मंदिर पहुँच के शायद कोई विवाद? ये हम कैसे बता सकते हैं? ये हम कैसे, अभी तो के लोगों ने कुछ बताया क्या कि कुछ अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से बात नहीं हुई है। उनके फादर आ गए हैं स्नेहा के, और जो कुछ भी बातचीत में आएगा हम उसको शिकायत वाली बात जो सामने आ रही, जो उनके स्नेहा के जो घर वाले कर रहे हैं कि हम उसको देखेंगे शिकायत किस फोरम पे है और किस अधिकारी कौन डील कर रहा था। अगर उसमें कुछ फैक्ट होगा देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। जो कंट्रीमेट था वो अवैध हथियार, 3 लोगों की डेथ हुई है। अब से कहाँ रहता था, कुछ जानकारी? यार अभी कैसे बताने की स्थिति में हो? आप बताओ, आप पुलिस अधिकारी रहोगे तो क्या स्थिति में इतनी जल्दी आप बता दोगे? हम काम कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। चलिए कुछ और अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद थे उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। सर ये पूरा जो घटनाक्रम है, क्या वजह सामने आई? वो ठीक नहीं लगेगा। ठीक है मिथिलेश, एक तरफा अभी प्रेम प्रसंग का मामला जी बातचीत आप आगे अधिकारियों से जारी रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस गोलीकांड को लेकर अब तक जो तथ्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर आगे भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेल से रिहा होते ही आरोपी फिर गिरफ्तार हो गया। शराब घोटाला मामले में अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। जेल से छूटने के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में जमानत मिली थी और एक बार फिर गिरफ्तारी हो गई है आरोपी की। आरोपी अरविंद सिंह, जिसे गिरफ्तार किया गया कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट से इसे जमानत मिली थी। दरअसल 2200 करोड़ के शराब घोटाला मामले से इसके तार जुड़े हैं। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है और जेल से छूटने के बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तारी की। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि जेल से रिहा होते ही आरोपी अरविंद सिंह को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और रायपुर से एक और बड़ी खबर, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम आज जेल में पूछताछ करेगी कोल घोटाला के आरोपियों से। करोड़ों के कोल स्कैम में ईडी ने गिरफ्तार किया है। निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया से पूछताछ होगी। विशेष अदालत ने पूछताछ की अनुमति दी है। 4, 5 और 7 अप्रैल को पूछताछ होगी, यानी आज 4 तारीख को पूछताछ होगी, कल 5 तारीख को भी पूछताछ होगी और फिर 7 तारीख को इन दोनों ही पूर्व अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी, जिसमें निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया से पूछताछ दोनों ही टीम्स करेंगी। इस पर और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कोल घोटाला मामले से जुड़े आरोपियों से पूछताछ की जानी है। दरअसल पूर्व की भूपेश बघेल सरकार में ये अधिकारी थे और भूपेश बघेल के नज़दीकियों में इन्हें गिना जाता है। और युगल तिवारी के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, अगर बात करें सौम्या चौरसिया और रानू साहू से पूछताछ की, तो अभी क्या कोई पूछताछ हुई? टीम वहां पहुंची, एसीबी और ईओडब्ल्यू दोनों ही टीम्स जाएंगी, क्या ये अलग अलग पूछताछ करेंगी या एक साथ?
जी बिल्कुल, देखिए एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम को विशेष अदालत ने 3 दिनों की अनुमति दी है। 4, 5 और 7 अप्रैल को वो पूछताछ कर सकते हैं। कोल स्कैम एक बड़ा मामला था। ईडी की टीम ने कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है और अभी वो 1 साल से भी अधिक समय से जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं, जिसमें आईएएस जो निलंबित है रानू साहू है और जो अधिकारी सौम्या चौरसिया हैं, दोनों निलंबित हैं और दोनों महिला जेल में बंद हैं। तो इससे पहले भी जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम को पूर्व जेल में जो बंद है निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई और कोल स्कैम शराब घोटाले के मामले पे जो आरोपी बंद है उनसे पूछताछ करने के लिए 2 अप्रैल तक की अनुमति दी गई थी और 29 तारीख से 1 अप्रैल तक जो अधिकारियों ने वहां पर जा करके पूछताछ की है। और ये जो लेवी वसूली किया जाता था कोल स्कैम को लेकर के, तो उसके तार किससे जुड़े थे, किसके इशारे पर ये पूरी वसूली है वो की जाती थी, रकम किस किस को दिया जाता था, क्योंकि एक डायरी भी मिला था जिसमें डायरी में जिक्र था कि पैसा किस किस को जाता है, किन अधिकारियों को कितने जाता है। कुछ राजनेताओं के भी नाम आए थे। तो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम को एक ईडी की जो प्रतिवेदन मिला था उसके बाद जो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी, उन एफआईआर में अधिकारियों के नाम है, कुछ पुलिस अधिकारी भी हैं, कुछ राजनेताओं के भी नाम हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब उनके जो तार हैं वो जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे और आज से पूछताछ करने की अनुमति मिली है और अभी फिलहाल टीम वहां पर नहीं पहुंची है, लेकिन किसी भी वक्त पहुंच सकती है और उन दोनों जो महिला अधिकारी हैं अलग से बैरक में पूछताछ की जा सकती है। जरूरत पड़े तो ईसीबी अपने हिसाब से 1 to 1 भी कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे इनपुट्स उनके पास है, बहुत सारे प्रूफ भी उनके पास है। और जैसे भी एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने जो एक कारोबारी को जैसे ही जेल से निकला उसके बाद गिरफ्तार कर लिया, तो ये तो तय है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पूरी तरह से सक्रिय है और जांच की जो दिशा है उसमें तेजी भी आई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन, राजनांदगांव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। संतोष पांडे आज नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में मौजूद रहेंगे खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान शक्ति प्रदर्शन का प्रयास होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और खुद मुख्यमंत्री भी यहां पर एकत्रित होंगे और इस दौरान देखने का विषय होगा। और शक्ति प्रदर्शन चूंकि नॉमिनेशन के दौरान अमूमन देखने को मिलता ही है और भूपेश बघेल से संतोष पांडे का आमना सामना है। भूपेश बघेल को लेकर कई बार बयानबाजी कर चुके संतोष पांडे, जिनका ये कहना है कि उनका जनता से वास्ता है, भूपेश बघेल से कोई उनकी टक्कर नहीं है। और संतोष पांडे पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं और आज नॉमिनेशन के लिए पहुंचेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के साथ नॉमिनेशन कराने के लिए खुद मुख्यमंत्री भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री संतोष पांडे जी, जो पहले भी सांसद रहे हैं, उनका नॉमिनेशन फाइल किए हैं। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे दोनों छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में नॉमिनेशन फाइल किए हैं। और निश्चित रूप से राजनांदगांव लोकसभा की सीट प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजनांदगांव लोकसभा से आज संतोष पांडे जो है नामांकन दाखिल करने वाले हैं और हम इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद है, जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद लगाई गई है, जवान तैनात है। कुछ ही समय में यहां पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचने वाले हैं, उनके साथ जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा पहुंचने वाले हैं और संतोष पांडे प्रमुख रूप से रहेंगे। यहाँ आके वो नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद जनसभा होगी और वहाँ पे जो जनता को संबोधित करेंगे। हमारे साथ है बीजेपी को कुछ कार्यकर्ता जो बात करेंगे, क्या कुछ होने वाला है, क्या प्रोग्राम है, नामांकन दाखिल करने वाले हैं आज संतोष पांडे जी। आज हमारे प्रत्याशी सम्माननीय संतोष पांडे जी का नामांकन है। इस नामांकन में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश माननीय किरण देव जी और हमारे डिप्टी सीएम भाई विजय जी और अन्य हमारे पदाधिकारी लोग जो आ रहे हैं, अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ के नामांकन भरने के बाद हमारी रैली है, बड़ी रैली, जिसमें 20 से 25 हज़ार की कार्यकर्ता हमारे लोकसभा क्षेत्र से आए हुए हैं। तो एक रैली के रूप में निकलेंगे, वो कलेक्ट्रेट तक के आएंगे
उसके बाद आज की सभा। जी बिल्कुल, सभा यहाँ पर होने वाली है, लोगों का समर्थन जो भी मिल रहा है, क्या लगता है इस बार भी बीजेपी यहाँ अच्छे से जीत रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से जीतेगी। और आज का जो नामांकन रैली से भी आभास हो जाएगा सभी को, क्योंकि एक वृहद तैयारी हमने की है। मैं मोहल्ला मानपुर जिले का भाजपा जिला अध्यक्ष हूँ और आज हमारे मुखिया विष्णुदेव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी यहाँ आ रहे हैं। साथ में आज नामांकन के लिए हमारे यशस्वी सांसद जी भी रहेंगे और होने वाले सांसद भी हैं और निश्चित ही ये परिणाम हमारा सकारात्मक रहेगा। तो ये थे भाजपा के कार्यकर्ता जिसमें उत्साह है और साफ कह रहे हैं कि जो समर्थन है वो मिलेगा। मोदी की गारंटी इस बार फिर चलेगी, जादू चलेगा। फिलहाल आज नामांकन भरने वाले हैं, सभा होगी, इसके बाद जो है प्रचार का सिलसिला और शुरू हो जाएगा। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और दुर्ग से एक बड़ी खबर, चरणदास महंत के बयान पर सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, बीजेपी विधायक रिकेश सेन का पलटवार। रिकेश सेन के आह्वान पर प्रदेश के नाई समाज ने चरणदास महंत का बहिष्कार कर दिया। अब उनके बाल कोई नहीं काटेगा, न दाढ़ी के बाल और न कोई बाल काटेगा। विधायक रिकेश सेन ने महंत को चुनौती दी है। मोदी जी तक पहुंचना आप जैसे नेताओं के बस की बात नहीं है। टिप्पणी किए जाने से चरणदास महंत की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सेन समाज ने उनका बहिष्कार करने का मन बना लिया है। किस तरह का मामला है पूरा जानते हैं। प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और वैशाली नगर के विधायक भी हैं रिकेश सिंह जी। हाँ, देखिए, चरणदास महंत जी ने बेतुका बयान दिया है, उद्बोधन दिया है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाठी मारना चाहिए, उनके मूड पे लाठी मारना चाहिए, उनके सर पे लाठी मारना चाहिए। ऐसा उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है और उनको लाठी मार के भगाना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आपको अधिकार नहीं है। राजनीतिक बयान आप दीजिए, क्या हमने किया, हमारी कमियां बताइए, हमने 10 साल में क्या विकास किया, क्या नहीं किया, लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत कभी उनकी। और अब बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको।